तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का दूसरा क्लास देखते हैं जिसका टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है, ये कहता है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये जो इस अगर ये पूरा पढ़ लेते हैं आप तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये सभी कक्षाओं के लिए, क्लास फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन भी, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं शब्द विचार। सबसे पहले है शब्द विचार किसे कहते हैं, मतलब शब्द किसे कहते हैं। तो कहता है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जो हम लोग वर्ण बोलते, वर्ण है और ध्वनि है, उसको जोड़ने के बाद उसके मेल से जो जिसका निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे क ल अम, ये सब क्या था, वर्ण था। ठीक है, और वर्ण को जोड़ने के बाद क्या बन गया, कलम बना, वही क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ है राम, राम, माता, पिता, गुरु, टेबल, कुर्सी आदि, ये सब क्या है, शब्द है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्णों का मेल है, और जब वर्णों का मेल होता है तो शब्द बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि पद किसे कहते हैं। इसमें एक है, शब्द तो बन गया, पद किसे कहते हैं। तो कहता है कि कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। अब कोई शब्द जो है, ये तो शब्द बन गया, लेकिन अगर शब्द जो है एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह जा रहा है। अब इसमें जो वह है ये तो वाक्य है, ये क्या है, वाक्य है, लेकिन इस सेंटेंस का क्या है, पद भी है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो क्या बन जाता है, पद्य बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। ठीक है, तो शब्द के प्रकार जो है मुख्यतः चार हैं। कितने हैं, चार हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रूपांतरण के आधार पर, और चौथा है रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो शब्द के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, और क्या बोलते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर कहता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सार्थक किसे कहते हैं। सार्थक शब्द तो है लेकिन सार्थक कहते किसे है। तो कहता है ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। कैसा अर्थ हो, निश्चित अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कलम, कलम कहने का मतलब कलम होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कलम कहे तो कोई कॉपी ला कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कुर्सी, अगर हम कुर्सी बोल दिए तो कुर्सी ही होगा। ठीक है, उसी तरह से टेबल, टेबल बोलने के बाद टेबल होता है, उसका सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, उसी तरह से किताब है, और इसी तरह से और इत्यादि है। ठीक है, आगे कहता है इसमें दूसरा जो है, इसका दूसरा वो है निरर्थक। ठीक है, तो निरर्थक कहता है कि ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित ना अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं। जैसे अगर कोई कलम बोल रहा है, ठीक है, तो कलम क्या हो गया, सार्थक हो गया, लेकिन कलम के साथ उलम बोलता है तो उलम का क्या मतलब होता है, कुछ मतलब नहीं होता है, इसलिए वो निरर्थक हो जाएगा। जैसे तो कुर्सी बोलते हैं तो कोई कहता है कुर्सी उर्सी, तो इसमें जो उर्सी है वो क्या है, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न होता है। उसी तरह से किताब, उताब, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उताब जो हो गया वो क्या हो गया, निरर्थक हो गया। ठीक है, लोटा, डोरी, इसमें तो लोटा और डोरी दोनों हो जाता है। जैसे में बोलते हैं स्कूल वस्कूल, तो वस्कूल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, वही निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, आगे शब्द के दूसरा जो था उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तत्सम, ठीक है। तत्सम तो कहता है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे आप संस्कृत में कहते हुए सुने होंगे पुष्प, ठीक है, अश्व, उसी तरह से पुत्र, कपूर, गौ, इस तरह से आप कहते हुए सुने होंगे गुरु। ये सब क्या हो गया, ये सब तत्सम शब्द होते हैं। शिष्य, ये सब संस्कृत में होते हैं और संस्कृत में होने के कारण इसीलिए इसे तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। फिर से जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के उपयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे में आप समझ सकते हैं शिष्य संस्कृत शब्द है और उसे हिंदी में अगर प्रयोग कर रहे हैं इसलिए तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अश्व, अश्व माने घोड़ा, संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम। पुत्र, पुत्र माने बेटा, ठीक है। कर्पूर, जो कपूर को कहा जा रहा है, गौ, गाय का, तो ये सब क्या हो गया, तत्सम हो गया, ठीक है। उसी तरह से है तद्भव। क्या है, तद्भव। कहता है तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। जैसे फूल, घोड़ा, बेटा, कपूर, गाय आदि, ठीक है। जैसे कि पुष्प का क्या होता है, फूल होता है, अश्व का घोड़ा होता है, पुत्र का बेटा होता है, कर्पूर का कपूर होता है, गौ का गाय होता है। तो ये क्या है, तत्सम के बिगड़ा रूप है, ठीक है। तो उसी को तद्भव कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं देशज। तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर में देशज था, ठीक है। तो देशज कहता है कि वैसा शब्द जिसे अपने देश में की बोलचाल में प्रयोग की जाती है उसे देशज कहते हैं। अपने जो देश है, देश के बोलचाल के भाषा को देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिड़िया, पगड़ी, लोटा, डोरी, पड़ोसी, इस तरह से जो हम लोग खटिया, ये सब क्या है, देशज शब्द। हम अपने देश में, ये हमारा देश का भाषा है, ठीक है, ये देश का शब्द है इसलिए देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। वैसा शब्द जिसे अपने देश की बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। अब समझ गए होंगे, जैसे चिड़िया, चिड़िया हम अपने देश की बोलचाल में प्रयोग करते हैं। पगड़ी, लोटा, डोरी, पड़ोसी, ये सब क्या है, देशज शब्द है, ठीक है। आगे है चौथा नंबर में विदेशज, ठीक है। कहते हैं वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति या जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो अपने देश का नहीं बल्कि दूसरे देशों का है, विदेशों का है, इसलिए उस शब्द को विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे अरबी शब्द में, जैसे हम लोग गरीब बोलते हैं, तो गरीब जो है हिंदी शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, बल्कि विदेशज शब्द है, अरबी भाषा है। मालिक, कैदी, औरत, ये सब जो है सब क्या है, ये सब के सब विदेशज शब्द हैं, ठीक है। उसी तरह से फारसी में है, यहाँ पे जहर था, सॉरी, जहर, पलंग, दीवार, जन, चश्मा, ये सब के सब क्या है, विदेशी शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। उसी तरह से अंग्रेजी में जैसे में डॉक्टर बोलते हैं हम लोग, तो डॉक्टर विदेशी शब्द है। टेलीफोन विदेशी शब्द है। हॉस्पिटल विदेशी शब्द है। नर्स, और इसी तरह से बोलते हैं एम्बुलेंस, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। आगे कहता है कि बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। अब देख लेते हैं बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है, ये तीनों हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द क्या है, तो कहता है कि जिन शब्द के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। कहता है कि जिन शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कलम है, ठीक है, अब इसको तोड़ रहे हैं तो माँ का किसी तरह का कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए इस शब्द को रूढ़ शब्द कहेंगे। उसी तरह से देख रहे हैं न का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, का भी अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे कान का अर्थ तो निकल रहा है, यहाँ पे सॉरी कान है तो कान का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर इसे तोड़ते हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे का न, ठीक है, खेल में खे का मतलब कोई नहीं होता है,
ल का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए सब शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, आगे है यौगिक शब्द। कहता है कि ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थ निकलता हो, जिन्हें तोड़ने पर क्या हो, अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम नरेश, हिम का मतलब बर्फ और नरेश का मतलब राजा, मतलब हिम नरेश अर्थात बर्फों का राजा। आगे है विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या का मतलब ज्ञान, ठीक है, और आलय का मतलब घर, तो ज्ञानों का घर को विद्यालय कहते हैं। तो देख रहे हैं कि इसको तोड़ने पर अर्थ निकलता है, तो ये कैसा हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पुस्तकालय है, पुस्तक और आलय, पुस्तक का मतलब किताब, आलय का मतलब घर, किताबों का घर पुस्तकालय हो जाएगा। उसी तरह से विद्यार्थी, विद्या और अर्थी, विद्या विद्या का मतलब होता है ज्ञान और अर्थी का मतलब अध्ययन करने वाला, तो ज्ञान को अध्ययन करने वाला को विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी देखिएगा, आगे है योग रूढ़ शब्द। क्या है, योग रूढ़ शब्द। कहता है कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ निकालता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब जो अर्थ है उसको कहने मात्र से दूसरा अर्थ निकलने लगता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे हम बोल दे चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर कहने का मतलब शंकर जी। हम लोग सोचने लगते हैं कि नहीं, बिना पानी के किसे कहा जाता है, सरस्वती माँ को कहा जाता है। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। उसी तरह से नीलकंठ मतलब शंकर जी, एक अलग से क्या हो, अर्थ निकलता हो, उसे योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से कमल नयन, कमल नयन किन्हें कहा जाता है, विष्णु को, भगवान विष्णु को। ठीक है, चंद्रशेखर शंकर जी को, बिना पानी की सरस्वती जी को, इस तरह से लंबोदर गणेश जी को, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और साथ ही साथ इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। रूप में जो इसके अंतर होते हैं, इसके आधार पर क्या होते हैं, शब्द के प्रकार। तो देखते हैं, यहाँ पे सॉरी रूपांतरण होगा, रूपांतरण के आधार पर शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा रूपांतरण, और यहाँ पे दो। रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक होते हैं विकारी, विकारी कहता है कि जिस शब्द का रूप परिवर्तित होता रहता है वे विकारी कहलाते हैं, या उसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदलता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुत्ता, उस शब्द उसमें चेंज करते हैं तो कुत्ते हो जाते हैं, कुत्तो होते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे खाता हूँ, ये सब क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है, ये सब के सब विकारी शब्द है। ठीक है, तो संज्ञा में आप समझ सकते हैं किसी का नाम हो और किसी के नाम के बदले आ रहा है। ठीक है, कोई कार्य किया जा रहा है, ये सब विशेषता अगर किसी को बता रहा है तो विशेषण। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर जो है वो है अविकारी शब्द। ठीक है, तो कहता है कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तित न होता हो वे अविकारी शब्द कहते हैं, या उसी को दूसरा भाषा में लिखा गया है, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, तो क्रिया विशेषण है, ये अपना रूप नहीं बदलता है। ठीक है, आगे है संबंध बोधक, समुच्चय वाचक और विस्मय आदि बोधक, ये सब के सब जो हैं वो अपना रूप नहीं बदलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है आपका चैप्टर समाप्त होता है। शब्द विचार जो है, शब्द विचार में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट डे देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूले अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सकें।